एग्जामिनेशन में ये सवाल आ गया है, हु एस्टैब्लिश्ड द मुगल एम्पायर। जवाब बाबर नहीं लिखा, 0 मार्क्स मिलेंगे। कोई मुगल एम्पायर था ही नहीं। इनका जौहर करने का सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि दे डोंट एंड अप बेयरिंग टिमुरिड चाइल्ड। वो एक रखेल हो जाएगी या कॉन्क्यूबाइन हो जाएगी, दे आर जस्ट बेबी मेकिंग मशीन्स। उनको सबसे ज्यादा खुशी इसी से ही मिलेगी, बिटवीन द लेग्स ऑफ हिंदू वुमेन टिमुरिड निकल रहे हैं। युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का, बदायूनी और दूसरे सोल्जर के बीच में बात हुई। इस लड़ाई के मैदान में दोनों तरफ से राजपूत ही हैं, हम पता कैसे करेंगे कौन हमारे लोग। तो बदायूनी बोला कि इसमें इतनी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी मरेगा तो काफ़ी। 1501-1502 तक ईरान और पर्शिया एक सुन्नी स्टेट था, ये शिया नहीं था। औरंगजेब बट बिल्ट मोर टेम्पल्स देन ही डिस्ट्रॉयड। इट्स नॉट एप्रोप्रिएट। वो ज़्यादा महान सुल्तान तभी होंगे जब उन्होंने ज़्यादा मंदिरें गिराई है, ज़्यादा हिंदू महिलाओं को कन्वर्ट करके उनसे शादी की है। बुद्धा इज सेइंग दैट ब्राह्मण्स आर नॉट द राइट पीपल, क्योंकि दे हैव बीन डूइंग इंटरकास्ट मैरिजेस। अच्छा, एंड द क्षत्रियज आर द बेटर पीपल बिकॉज दे डोंट डू इंटरकास्ट मैरिज। नमस्ते आभास जी। नमस्ते। आपका स्वागत है अन्वीक्षिकी पॉडकास्ट पे। एंड दिस इज सम स्मॉल गिफ्ट वी हैव फॉर यू। दिस इज बाय आगामी एंड ये इन्होंने हमें गुडविल जेस्चर में दिया है। इट्स अ सनातनी फेलो बिजनेसमैन लाइक अस, सो Thank you so I much. thought of giving his gift to my guest. Thank you. And I can just shout out to him. This is not a sponsored thing, so bas I'm doing in good faith. Sure. बाकी we can just keep it here, Yep. it's fine. So आज हम बात करने वाले हैं आभास जी की फर्स्ट बुक, बाबर द चेसबोर्ड किंग। As you can see, this is the book. And कल हम लोग एक बुक लॉन्च पे थे। It was an amazing feedback from all the fellow panel members and मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि after the event and before the event I could उनसे बात कर सकता था। मैं आभा जी से भी बात की। मैंने भी बुक काफ़ी हद तक पढ़ी है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपका जो फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है, उसमें ही इतना कुछ चीज़ें आपने ट्रेजर उसमें डाल रखा है कि आई वॉज एक्साइटेड टू सी कि आपने बुक में क्या लिखा होगा फिर। एंड इट हैज़ नॉट डिसअपॉइंटेड मी। एंड ये बुक आपने डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है, तो मेरे कुछ क्वेश्चंस है। बिल्कुल। सो लेट्स गेट ऑन टू दैट। श्योरली। तो सबसे पहले आपने इसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है कि ये मुगल साम्राज्य नहीं है, या बाबर मुगल साम्राज्य का फाउंडर नहीं है, और आपने कहा है कि ये टिमुरिड्स है जी। और आपने ये भी बहुत क्लियरली सब जगह आंसर कर दिया है कि मुगल नहीं है, टिमुरिड्स है। आपने सब जवाब दिया है, तो मैं वो क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे। मैं कुछ थोड़ा अलग पूछना चाहता हूँ कि पहली बात, ये किसने इनके ऊपर मुगल नाम थोपा? क्योंकि बेसिकली अगर आप कह रहे हैं कि 300-400 बार अपने बाबरनामा में बाबर ने उनको गाली दी है मुगल्स को, मंगोल्स को, तो कौन ऐसा बंदा था हिस्ट्री में या हिस्टोरियन में जिन्होंने इनके नाम पे ये मुगल एम्पायर का नाम थोपा और हम लोग को भी वही ठूसा है हमारे दिमाग में? जैसा कि कल इस बात पे भी काफ़ी चर्चा हो रही थी कि वो मुगल नहीं थे और उन्होंने मुगल एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया, और उसकी कहानी तो खैर बहुत ही अलग डायरेक्शन में चली जाती है। लेकिन अगर हम इस बात पे आना चाहें कि उनको पहली बार मुगल बुलाना किसने शुरू किया और हम लोगों ने उसको क्यों अडेप्ट किया, तो उसकी कहानी जाती है यूरोपियन इंटरेक्शन विथ देम। बिकॉज जब ये उनके कोर्ट्स को विज़िट करते थे, वो उनके बारे में कहानियाँ लिख रहे थे, इसलिए आपको जो पहली राइटिंग या अकाउंट्स भी मिलती है फ्रॉम अ सेकंड पर्सन पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, ये यूरोपियंस के थ्रू आता है। ओके। चाहे वो पुर्तगीज़ थे या कुछ लोग रोमन या इटालियन थे, और उन लोगों ने काफ़ी किताबें लिखी है और वहाँ पे उन्होंने इनको मंगोल या मुगल ही बुलाया है। उसका कारण ये था, इन्होंने अपने आप को कल्चरली अलग कर लिया था कि हम टिमुरिड हैं, हम मंगोल नहीं हैं। हालांकि उनके कॉमन एंसेस्टर हैं, ओके, तुमने खान, लेकिन उन्होंने अपने आप को मंगोल न दिखा करके खुद को हमेशा टिमुरिड बताना चाहा है, यानी कि वो तैमूर के नस्ल से आ रहे हैं। और यहाँ उन दोनों नस्लों के बीच में थोड़ी
कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं। ओके, और जैसे कैन यू हाईलाइट सम? यस, जैसे तैमूरिया नस्ल काफ़ी फेनेटिकली रिलीजियस थी। ओके। उनके लिए इस्लामाइजेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना। मतलब आप अपने लाइफ में 2-3 डिक्टेट्स सेट करते हो, 2-3-4, उसमें से एक पहला मकसद ही था तैमूर का पूरे विश्व का इस्लामीकरण करना है। ओके। और वो इन चीज़ों को बड़े होलिस्टिकली फॉलो करता था। इन द कॉन्ट्रास्ट जो मंगोल थे या मुगल थे वो काफ़ी सेक्युलर थे। रिलीजन उनके एक्ट्स में मर्ज नहीं होता था। जो स्टेट बेस्ड एक्ट है वहाँ पे रिलीजन का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, जस्ट यू हैव टू टेक केयर दैट जो मंगोल ट्रेडिशन है उसको हार्म ना करें। मंगोल तो रिलीजन नहीं है, मंगोल इज अ कल्चर। एक रीजन है। यस। और सो इस वजह से उन लोगों ने क्योंकि इनका जो पर्पस था तैमूरिया नस्ल का वो इस्लामाइजेशन करना है, और वो जो मंगोल कल्चर इन जनरल है उससे मैचअप नहीं कर रहा था। एंड वो काफ़ी पर्शियनाइज हो चुके थे। जैसे जो पर्शियन कल्चर है वो थोड़ा अलग है मंगोल कल्चर से, और वो पर्शियन कल्चर से ज़्यादा एफिनिटी रखते थे। इस वजह से उन्होंने खुद को तैमूरिया ही बताना चाहा। हालांकि उन सब के कॉमन एंसेस्टर हैं, एथनिकली दे आर सेम। और जब यूरोपियंस का इनसे इंटरेक्शन होता है तो यूरोपियंस, अब जैसे व्हेन वी रीड लिटरेचर ऑफ से अराउंड अर्ली 20th सेंचुरी, उस वक्त रेसिज्म बहुत पीक पे भी था। ओके। लोग अब जब नेशनल सोशलिस्ट यानी कि नाजी की हम जब बात करते हैं तो वहाँ पे भी प्योरिटी ऑफ ब्लड, प्योरिटी ऑफ रेस वगैरह की बातें हो रही है। और ये प्रोजेक्ट बहुत पहले से चला आ रहा था जहाँ पे जो यूरोपियंस लोगों को नस्ल से ही पहचानते थे। आपकी नस्ल ही आपकी आइडेंटिटी है। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ कि इन्होंने खुद को तैमूरिया बुलाया, उनके लिए ये मंगोल ही थे क्योंकि उनका नस्ल या एथनिसिटी मंगोल है। ओके। इसलिए जब उन्होंने किताबें लिखी वहाँ पे उसको मंगोल बुलाया। और जब हमारे इतिहासकारों ने उनके बारे में लिखना शुरू किया, वी टुक एग्जैक्टली फ्रॉम देयर। और हम लोगों ने प्राइमरी सोर्स अर्थात उनकी जो प्राइमरी टेक्स्ट है जिसके बारे में उन्होंने खुद लिखा है या उनके हिस्टोरियंस ने लिखा है, उसको ना फॉलो करते हुए हम लोगों ने यूरोपियन वर्क को फॉलो किया और इनको मुगल ही बुलाते रहे। तो बेसिकली इन लोग ने बाबरनामा पढ़ा ही नहीं है हमारे इंडियन हिस्टोरियंस ने, आप ये कह रहे हैं? बाबरनामा इन्होंने अगर पढ़ा भी होगा तो वहाँ पे बहुत क्लियरली डिस्टिंक्ट किया गया है कि जो मुगल कौन है और तैमूरिया कौन है। लेकिन एक जो आपकी जो इंटरनल साइकी होती है, इंटरनल साइकी आपको कुछ बैरियर के ऊपर जाने नहीं देती। आप ये समझ रहे हैं कुछ भी लिखा हो किताब में, बट आपका माइंडसेट फिक्स्ड है कि ये मुगल ही हैं। आप ये नोटिस नहीं कर पा रहे हो उस वक्त सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियस व्हाटएवर जो भी वहाँ पे फिट इन करता है कि बाबर मुगलों को गाली दे रहा है। हाँ। और ये वो ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, वो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमको ये बताया गया है कि बाबर ने एक मुगल एम्पायर या फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना की है। ओके। तो वो उसको सुपरसीड कर लेती है। और ये भी सत्य है कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट सच में बहुत कम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि I was the 9th person to access the original manuscript. 9th person to access the original manuscript of बाबरनामा, जो कि पर्शियन है। मतलब फ्रॉम इंडिया की ऑल ओवर? ओवरऑल I was the 9th जो मैन्युस्क्रिप्ट भारत में रखी हुई है। अच्छा। सो उसको एक्सेस करके उस पे काम करने वाले से मैं 9वां शख्स था जिसने उसको एक्सेस किया। अब मतलब काम करना तो बात की बात है, एक्सेस भी नहीं किया गया था। I was the 9th person to access it. तो फिर समझ सकते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं। यस, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारा डायरेक्शन प्राइमरी सोर्सेज को लेकर के कितना हमारा उद्देश्य नहीं था कि हम प्राइमरी सोर्स पे जाएं। मतलब तभी से हमारा माइंडसेट ये था कि हम वेस्टर्न वाले जो हिस्टोरियन है वही उन्होंने काम कर लिया है, वो बेस्ट है। जैसे आज भी होता है हम कॉपी पेस्ट करते हैं वेस्ट से, वही उस टाइम पे किया। जबकि इन्होंने हमारे पे मुस्लिम और मुगल मिला के कुछ 600-700 साल इन्होंने राज किया है। तो इनके जो खुद के हमारे हिस्टोरियंस होंगे या कोर्ट में जो रहते होंगे और इनके भी जो दूसरे लोग होंगे, उनकी बात ना सुन के इन्होंने वापस वेस्ट से ही उठा लिया। बिल्कुल। एंड वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और इस वजह से सारे लिटरेचर वैसे फॉलो होते गए और आज तक हम उसको मुगल ही बुलाते हैं। हाँ,
इट्स वेरी, मतलब अगर अभी टिमुरिड भी बोलना है बहुत अजीब लगेगा, मैं किसको टिमुरिड भी बोलूंगा वो समझ ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। आप अगर एग्जामिनेशन में ये सवाल आ गया है, आपसे ये पूछा गया कि हु एस्टैब्लिश्ड द मुगल एम्पायर, और आपने अगर उसका जवाब बाबर नहीं लिखा, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और एक्चुअली किसने एस्टेब्लिश किया है? कुछ कोई मुगल एम्पायर था ही नहीं। देयर वाज अच्छा। नो, एक मंगोल एम्पायर एग्जिस्ट करता था जो मुगलिस्तान में था, जो चंगेज खान चलाता था और उसके बाद चला, लेकिन कोई मुगल एम्पायर बोल के कोई अच्छा। ऐसा एम्पायर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि मुगल भी करप्टेड वर्ड है मंगोल का। क्योंकि आई थिंक मोगल्स भी एक वर्ड है हाँ, वही सब, इट्स ऑल कम्स एज अ कि ही इज अ सिनोनिमस बिजनेस वर्ड। मोगल, कि या ये बहुत बड़ा। या एंड दैट्स सो आयरनिकल, राइट, कि मुगल को हमेशा से एक बहुत ही जायंट टाइटल की तरह देखा गया है। इट वाज ऑलवेज कंसिडर्ड बिजनेस मुगल या फिर आईटी मुगल। यू आर ऑलवेज, जब आप पीक पे होते हैं, यू आर द वन हु इज द लीडर, तो आपको ये टाइटल मिलता है। लेकिन it has nothing to do with how people are even perceiving Mughal as. ओके। पर आपने ये कहा कि तैमूर वाज मोर इन्फ्लुएंस्ड एंड उनकी ज़्यादा खिंचाव थी पर्शियन कल्चर के तरफ, बट ये पर्शियन कल्चर तब तक इस्लामाइज हो गया था कि वो जी ज़ोरास्ट्रियन था? नहीं नहीं नहीं, इस्लामाइज हो चुका था, ओके। क्योंकि ये 13वीं सदी की बात है जब हम तैमूर की बात कर रहे हैं, और उसका इस्लामाइजेशन 6-7 सदी पहले हो चुका था। ओके, तो फिर ये जो हम लोग रिसेंट जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन देखते हैं ईरान में, जो जी मेनली पर्शिया ही है, जी। तो फिर वो क्यों अभी तक इतने टाइम तक हेवीली पारसी था या सेक्युलर था? वो पूरा सेक्युलर नहीं था, मैं इंटायरली इट वाज नॉट सेक्युलर। ओके। इस्लामीकरण हो चुका था। और मैं बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट आपके दर्शकों को देना चाहूँगा। एनेक्डोट नहीं, ये फैक्ट है दैट टिल अर्ली 16th सेंचुरी, यानी कि 1501-1502 तक ईरान और पर्शिया एक सुन्नी स्टेट था। अच्छा। ये शिया नहीं था। ओके। तो 1501 और 1502 में जो सैफविड्स का अटैक होता है, इन्वेजन होता है, वहाँ पे उन्होंने सारे सुन्नीस को फोर्स्ड कन्वर्ट करके शिया में कन्वर्ट करवाया। सो इट वाज अ फोर्स्ड कन्वर्जन इनटू शियाज। जनरली एक पर्सपेक्टिव ये होता है दैट देयर हैज नेवर बीन अ फोर्स्ड कन्वर्जन फ्रॉम द साइड ऑफ शिया। हाँ, मेरे दिमाग में वही था। लेकिन यहाँ पे जो एक देश का एस्टेब्लिशमेंट रैदर पूरे देश की नेशनलिटीज़ को पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया गया सुन्नी से शिया में, और ये तैमूर के बाद हो रहा है। मतलब जो तैमूर का जो एरा है उस समय तक वो सुन्नी ही है। सो अब ये पहला चरण आपको मैंने बताया, उसके बाद ही बहुत सारे चरण हुए हैं ईरान के अंदर या पर्शिया के अंदर, वो सारे चरण चलते रहे। एक ऐसा समय आया जब वो काफ़ी वेस्टर्न वर्ल्ड के तरफ काफ़ी देख रहे थे, एंड दे वर टेकिंग मोरल्स फ्रॉम द वेस्ट, और इसलिए उनके पहनावे बदलने लगे। द इंग्लिश बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, और इन सारे फैक्टर्स को ही यूज़ करके जो वहाँ के जो फेनेटिक लीडर्स थे, उन्होंने फाइनली इस्लामिक रेवोल्यूशन की बात की। और दैट इज़ वेयर द कम्युनिस्ट भी आज हमको ये बताते हैं कि उनका ये सबसे बड़ा मिस्टेक था उनके ज़िंदगी का, कि उन्होंने इरानियन रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया। हाँ, ओके। उन्होंने दे हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड टू से, क्योंकि वो मान रहे थे कि जो इनका ये लीडर है वो ही इज़ अ पीपल्स लीडर, और ये लोगों की लड़ाई है, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ रिलीजन। और उसका कारण ये था कि इरानियन लीडर के जो लिटरेचर थे उसको बैन कर दिया गया था ईरान में। बाहर के लोगों ने पढ़ा नहीं था। जब उसको रिफ्यूज़ दिया गया फ्रांस में, तो फ्रांसीसी पीपल आर इंटायरली अनअवेयर कि उनके दिमाग में क्या चलता है, व्हाट ही सेज। उनको लगा कि इनकी बात वो कर रहे हैं एज अ लीडर, सो ही इज़ अ लीडर ऑफ द पीपल। और जब पीपल की बात आती है, जब लोगों की बात आती है, तो कम्युनिस्ट आगे आकर के उस रेवोल्यूशन की मदद करते हैं, और ऐसा उन्होंने किया। और दे वेंट ऑन रिकॉर्ड टू से लेटर दैट इट वाज वन ऑफ आवर बिगेस्ट मिस्टेक टू सपोर्ट द इरानियन रिवोल्यूशन। वो तो, पर अभी भी कहीं ना कहीं एक लॉन्गर बैटल अभी तो वैसे ही कर रहे हैं ना कि कम्युनिस्ट इस्लाम, इंडिया के अंदर तो इस्लामिस्ट एंड कम्युनिस्ट आर जॉइनिंग हैंड्स एंड फाइटिंग। फिर बाद में यही बोल देंगे नेक्स्ट टाइम कि समझो कुछ ऐसा हो जाता है, उनको भी मार पड़ेगी, फिर वही बोलेंगे कि हमारे से गलती हो गई। क्योंकि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है और रैदर जो माइंडसेट है वो काफ़ी स्क्यूड है, एंड उनकी जो वर्ल्ड व्यू है वो इट्स बेस्ड ऑन सर्टेन आइडियल्स, सर्टेन मोरल्स विच हैज़ बीन सेट। उनके ही दिमाग में वो चीज़ें वैसे चलती है, बट सर्टेन थिंग्स आर वेरी क्लियर फॉर द इस्लामिस्ट।
आपको एक साधारण सा उदाहरण दूंगा. जब कमिंग बैक टू मुगल्स एंड टिमुरिड्स, एक जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का. अकबर एंड महाराणा प्रताप जी. जी. तो वहाँ पे बदायूनी और एक और दूसरे सोल्जर के बीच में बात हो रही है. बदायूनी एक कोर्ट हिस्टोरियन है अकबर का, और साथ ही साथ ही इज अ रिलीजियस लीडर टू. ओके. उसकी बात हो रही है दूसरे एक सोल्जर से. वहाँ पे वो देख रहे हैं कि लड़ाई के मैदान में दोनों तरफ से राजपूत ही हैं. तो वो सोल्जर बोलता है बदायूनी को कि ये तो यहाँ पे अजीब सी बात है, दोनों तरफ हम पता कैसे करेंगे कौन हमारे लोग हैं, क्योंकि सिमिलर अटायर, सिमिलर फ्लैग, सैफरन का यूज वगैरह. so they're not even having अकबर का फ्लैग. नहीं, मतलब अकबर का फ्लैग है, बट देयर इज अ राजपूत. जब बैटल में आते हैं दे हैव अ सर्टेन डिक्टेट एंड द रूल कि कैसे वो बैटल में आने वाले हैं. सो इट्स वेरी आइडेंटिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्लैग, क्योंकि हर कोई तो फ्लैग लेकर के लड़ाई के मैदान में नहीं आ रहा है. तो बदायूनी बोला कि इसमें इतनी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी मरेगा तो काफिर ही. सो आई एम गिविंग यू द वर्ल्ड व्यू, कैसे वो सोच रहे हैं. अब यहाँ पे आप देखो कि कोलैबोरेशन हुआ है. दे आर फाइटिंग ऑन द पार्ट ऑफ अकबर. स्टिल द पीपल ऑन द अकबर साइड आर वेरी क्लियर. सिमिलरली 1943 जब 46 में जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, उस वक्त जो लीडर्स थे जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे को इन्वोक किया, उसमें सोहरावर्दी थे, शेख मुजीबुर रहमान थे जो बाद में जाकर के फादर ऑफ बांग्लादेश. जी. और उसके साथ साथ उनके साथ स्टेज जो शेयर किए थे उनका नाम था ज्योति बसु. अच्छा. ज्योति बसु शेयर द स्टेज exactly 2.5 hours before direct action day slaughter began. Jyoti Basu is a communist? Yeah, he was a communist. Or he was a very famous chief minister of Bengal for a very long time. Okay. और he shared the stage with सोहरावर्दी, और वहाँ पे बहुत सारी बातें कही गई हिंदुओं के बारे में, बहुत सारी. and he shared the stage. जो सारे लोगों का सैलाब निकला लोगों को मारने के लिए, they were led by certain Muslim लीडर्स. और वो जो मुस्लिम लीडर्स थे वो यूनियंस के, जो मजदूरों का यूनियन होता था उसके लीडर थे. Okay. तो उन्होंने बहुत सारे मजदूरों को भी यूज़ किया स्लॉटर करवाने के लिए, जो कि खुद हिंदू थे. उसको उन्होंने ऐसे दर्शाया कि इट्स पीपल्स वॉर, वी आर फाइटिंग फॉर द पीपल. और इट बिकेम वेरी टू लेट फॉर देम टू इवन रियलाइज दैट व्हाट दे आर इन. सो कम्युनिस्ट डोंट नो उनको किस तरह से यूज़ भी किया जा रहा होगा, क्योंकि कम्युनिस्ट सोच रहा है कि हर कोई, एवरीबडी पीपल ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर के बीच में वो दुनिया को डिवाइड करते हैं. जो इस्लामिस्ट हैं वो पूरे विश्व को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, मोमिन एंड काफिर. ओके. सो उनके लिए ये सब कॉन्सेप्ट नहीं चलता है. दे आर वेरी क्लियर एंड सॉर्टेड, विच वाज शोन इन डायरेक्ट एक्शन डे. आपको मैंने बदायूनी का उदाहरण दिया, अकबर की जो हल्दी घाटी की युद्ध थी उस वक्त क्या उनका माइंडसेट था. सो ये कोलैबोरेशन तो ये करते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इस्लामिस्ट आर वेरी सॉर्टेड. इट्स जस्ट अमेजिंग कि अब ये पहली बार मुझे एक्चुअली मालूम पड़ रहा है आपके माध्यम से कि डायरेक्ट एक्शन डे में हिंदू लोगों ने ही मारा है. एंड एक्चुअली अब समझ में आ रहा है कि ये इतना शॉकिंग नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश राज में भी, ब्रिटिश आर्मी में मैक्सिमम सारे हिंदू है. जलियांवाला बाग बहुत फेमसली मालूम है सबको कि हिंदू लोगों ने ही गोली चलाई है. हर जगह वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज़्यादा हिंदू लोग भी मरे हैं, एज इन इंडियन आर्मी के लोग मरे. तो अब इतना सरप्राइजिंग नहीं लग रहा है, बट स्टिल इट्स शॉकिंग कि क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे एक तरीके से क्लियरली ये देखा जाता है कि पाकिस्तान की मांग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई उसके बाद, या लोगों में एक डिसीजन आ ही चुका था कि अब तो करना ही पड़ेगा. पर ये कोई क्यों नहीं बात करता है कि ये कम्युनिस्ट हिंदू और उनको बहकाया गया. दिस इज रियली शॉकिंग. एंड आई वाज टेकन अबैक जब पहली बार मैंने बदायूनी का वो स्टेटमेंट सुना. उससे ज़्यादा शॉकिंग ये जो डायरेक्ट एक्शन डे में हुआ वो तो खैर इट्स अ नियर हिस्ट्री. नियर हिस्ट्री में ये हम भी आज भी देखते हैं कि कैसे दिल्ली के दंगों में भी कम्युनिस्ट वेर रियली प्लेइंग अ हैंड देयर. ये हम, लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी अचंभा का विषय था कि 1568 में भी कितने सॉर्टेड हैं वो,
जब आप युद्ध में जा रहे हैं, अगर वो हमारी तरफ से भी लड़ रहे हैं, अगर उनकी मृत्यु हो रही है तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ऐसे ऐसे स्लैंग्स यूज़ किए जाते थे, जैसे कई बार ये बोला जाता था, एक प्रचलन था तिमुरिड आर्मी के अंदर कि मान सिंह मान सिंह एक राजपूत है, लेकिन वो तलवार इस्लाम का चलाता है। ओके। सो ये मुझे काफ़ी डिस्टर्बिंग लगता है, बिकॉज इन लोगों ने जो किया इनके लिए, ये अब कई बार लोग इस चीज़ को यूज़ करके जो कछुआ राजपूत हैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कई बार आप ये बैटल ट्विटर पे भी देख लोगे कि कोई राजपूत मराठा से लड़ रहा है, मराठा राजपूत से लड़ रहा है, एंड तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वो किया, तुम तो मुगल परस्त थे। लेकिन आप ये सिनारियो अगर समझने की कोशिश करेंगे, जब अकबर ने सारा डिस्ट्रक्शन कर दिया है, जयमाल पट्टा हैव लॉस्ट द बैटल, और उसके बाद ही ब्रिंग्स मान सिंह, और मान सिंह ने क्या किया, मान सिंह के ने जस्ट एक लॉयल्टी दिखाने की कोशिश की टू स्टार्ट विथ, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। ही वाज जस्ट अ किड अच्छा। व्हेन ही इज ब्रॉट इन हियर। ओके। और अकबर ने उसका ध्यान रखा सब कुछ। मतलब ही वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ हिमसेल्फ एज एन एम्प्लॉय, एक तरीके से बोल सकते हैं यस कि अब मेरे पास तो मेरी खुद की कंपनी है नहीं जी। कि दैट आई शुड गो बैक टू। जी। और उन्होंने अकबर के रेन में बहुत सारे मंदिर बनवाने शुरू किए। हाँ, ये मैंने सुना है स्टोरी। जी। तो अब जब इस तरह के, आप कैसे उनको ब्लेम, हर कोई अपने लेवल से, अपने सिचुएशन से सिविलाइजेशन बैटल में कंट्रीब्यूट कर रहा था। अगर अकबर बाद में जाकर के थोड़ा शांत हो गया, इट वाज बिकॉज द कछुआ राजपूत्स या फिर लाइक्स ऑफ द मान सिंह एक्सेट्रा। इट वाज नॉट सो सिंपल बैटल व्हाट दिस कछुआ राजपूत्स वर फाइटिंग। अब और वो कब से युद्ध लड़ रहे हैं, ये राजपूत्स आर फाइटिंग द बैटल सिंस 7th 8th सेंचुरी। अच्छा, क्योंकि वो बॉर्डर बप्पा स्टेट एक रावल तरीके से। एंड उस समय के दौर से युद्ध होता आ रहा है। उन्होंने इतने दिन तक रेजिस्ट किया है, और आप इस अलायंस को स्ट्रैटेजिक बुलाओ या जो भी बुलाओ, एक ये हुआ, उसके सर्कमस्टांसेस बहुत ही अलग थे। उसके लिए आप इस तरह के नेम कॉलिंग करने लगते हो, ये बिल्कुल ही गलत है। आज अगर मतलब आई फील वेरी प्राउड व्हेन आई वियर कलावा, व्हेन आई वियर द तिलक, इट्स बिकॉज द सैक्रिफाइसेस व्हाट द राजपूत, मराठास एंड एवरीबडी हैज मेड। और इसमें हम किसी भी कंट्रीब्यूशन को डाइल्यूट नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। दिस इज, मतलब ये जो आपने कहा चीज़ें राजपूत के बारे में, मेरा एक जनरल परसेप्शन हमेशा मराठा और राजपूत, बिकॉज आई थिंक मैंने इतना डीप डाइव नहीं किया है, मैं थोड़ा सा दूर हूँ ये लिटरेचर से जहाँ से इन्होंने कब से अब मतलब ये स्ट्रेटेजिक अलायंस की। मुझे एक मालूम है, बहुत फेमस मैप हमेशा दिखता है कि महाराणा प्रताप का ही एक वो जो बिंदु है वो ऑरेंज है, बाकी सब ग्रीन है उनके आजू बाजू में। मुझे उतना मालूम है कि दे हैड टू बेंड डाउन टू मुगल या तिमुरिड, बट ये क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या पीछे की बात थी, कब हुआ, कितने लोग ने किया, मेवाड़ अलग है, मारवाड़ अलग है, उसमें भी बहुत सारे रीजन्स है, बट एक जनरल स्पीकिंग में बस बोल देंगे राजपूत, एंड उसका आगे कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। आज आपने कछुआ राजपूत बोला, मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये टर्म। या और आपको ये जान करके भी आश्चर्य होगा, जो सिसोदिया राजपूत थे, उन्होंने प्लेज किया था कि वी विल नेवर वेड आवर daughters in the Mughal house or the Timurid house. So it was complex. It was not as plain as Twitter पे लोग इसको प्लेस कर देते हैं कि हमने जजमेंट पास कर दिया, चाहे वो जयचंद की बात हो या फिर एवरीबडी, वी पास जजमेंट्स अबाउट पीपल सो इजीली। जयचंद तो गाली है एक, हाँ, जो कि बिल्कुल गलत है, बिकॉज ऐतिहासिक बात है ये कि आप जयचंद को ट्रेटर बुला रहे हैं। ही वाज नॉट अ ट्रेटर। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं हमारे इतिहास में। और राजपूत को लेकर के मैं थोड़ा सेंसिटिव इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि जब भी मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ, आई ओनली सी दैट उन्होंने हमारे बॉर्डर्स को फ्रॉम 700-600 साल तक प्रोटेक्ट किया। दे वर कॉन्स्टेंटली स्टैंडिंग देयर फॉर अस दैट थिंग्स डोंट हैपन दिस साइड। यस, दे वर देयर। आज कल मैं भी जब चित्तौर की बात कर रहा था, अकबर की सेना चित्तौर का सीज करती है, और जब फाइनली सीज टूटने वाला होता है और वो होलिका दहन का दिन है, अगले दिन होली है, तो यहाँ पे सारी राजपूत वीरांगनाएं आती हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चियाँ भी हैं। एवरीबडी टेक्स द परमिशन फ्रॉम देयर हस्बैंड्स दैट वी आर गोइंग टू कमिट द जौहर,
और परमिशन इसलिए क्योंकि दैट्स अ ट्रेडिशन। अभी के टाइम में शायद लोग इसको डेरोगेटरी टर्म भी सोच सकते हैं Misogyny. कि हाँ, बट व्हाटएवर दे डिड दिस, और उसके बाद एक बड़ा सा अग्नि का कुंड बनता है, ऑल ऑफ देम जम्प्ड इनटू इट। और मैंने कल एग्जांपल दिया था बैंगल्स का। सो यहाँ पे बैंगल्स जो चूड़ियाँ हैं वो भी युद्ध लड़ रही थी। उनको क्या पड़ी थी कि हमको, यू नो, दे वुड हैव थॉट दैट, आज जैसे हमारे हिस्टोरियन सोचते हैं, कई हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि जौहर वाज सच अ टेरिबल थिंग टू डू, यू शुड नॉट हैव डन इट, लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन। सो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सिविलाइजेशनल, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिविलाइजेशनल इथॉस। वो वीरांगनाएं अग्नि कुंड में हमारे लिए कूदी ताकि हमारा सिविलाइजेशनल इथॉस इंटैक्ट रह सके। जो जेनोसाइड का भी जो एग्जाम्पल दिया था कल भाषा जी ने, इट वॉज अबाउट दैट हाउ दे कर्टिल द जीनियोलॉजिकल सिस्टम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड उसके बाद अगले दिन जो राजपूत थे, जो सिविलियन राजपूत थे, मतलब वो, क्योंकि सेना मारी जा चुकी है 8,000, वो 40,000 के आसपास केसरिया पगड़ी पहन करके, केसरिया अटायर पहन करके आते हैं युद्ध में। जस्ट इसीलिए वो भी सबमिट कर सकते थे, बट ऑल ऑफ देम डिसाइडेड कि हम 40,000 के 40,000 जो आम लोग हैं हम लड़ेंगे। ओके, हम मंदिर को बचाएंगे, हमने सिविलाइजेशनल इथॉस को बचाएंगे। उनको पता था कि हम मारे जाएंगे क्योंकि अकबर की सेना तो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी एडवांस्ड है, लेकिन प्रॉपर ट्रेन्ड है। यस, बट दे गिव द फाइट, ऑल ऑफ देम वे बुचर्ड, ऑल ऑफ देम स्लॉटर्ड। ओके, लेकिन दे डिड इट, इन राजपूतों ने ये किया। और उसके बाद आप एक सर्टेन सिचुएशन को पिक करके बोलते हो कि यू नो दे वर द कोलैबोरेटर्स, दिस इज अटर नॉनसेंस। अच्छा, एक्चुअली देखा जाए तो फिर कहीं ना कहीं हर जगह पे हम बोल सकते हैं, जैसे ब्रिटिश के साथ सिख ने फिर कोलैबोरेट किया, ऐसे भी बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि कश्मीर में भी तो वही हुआ था जी। पर ऐसा किया नहीं जाता है सिखों के साथ। अब आई थिंक वो पॉलिटिकली उनको अलग कर दिया गया है, वो तो मैं तो मानता हूँ सनातन धर्म वाले ही है। बिल्कुल। सो लेट्स थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग कहा एक चीज़ आपके इंट्रोडक्शन में, ये बुक में, कि आई थिंक ये आपकी जब बुक भी आएगी शाहजहाँ के ऊपर या अकबर के आसपास, आपने कहा ताजमहल तब बनाया गया जब मुमताज़ महल या मुमताज़ जो भी है उनका नाम, शाहजहाँ की वाइफ, उन्होंने अपना 14th चाइल्ड डिलीवरी में हैमरेज हो गया उनको और वो मर गई। मैंने तो ये भी सुना है कि शायद उसके बाद में तो उन्होंने उनकी बहन से भी शादी किया, वो ट्रू है कि नहीं पता नहीं। These are lot of hearsays, and but irrespective of that, ये 14वीं बच्चे का जन्म हो रहा था, and it's a marriage of 19 years. अच्छा, so आप just ये imagine करो 19 साल के निकाह में, तो she was bearing the 14th child. तो मतलब कोई गैप ही नहीं रहा एक तरीके कोई से। गैप ही नहीं रहा, and I really feel bad for her because you know आप सारी लग्जरीज दे सकते हो, सब कुछ दे सकते हो, बट देयर इज वन थिंग दैट्स अबाउट टू लेट अ ह्यूमन बी द ह्यूमन। रिस्पेक्ट, एंड देयर इज लॉट मोर इन वंस लाइफ देन व्हाट वी डू फॉर द रिप्रोडक्शन। देयर इज लॉट मोर देन दैट। पर आई थिंक ये वापस राजपूत वाले और जौहर वाले चीज़ से वापस कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं, कि इनका जौहर करने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि दे डोंट एंड अप बेरिंग टिमुरिड चाइल्ड्स, राइट? क्योंकि इनके लिए वो एक रखेल हो जाएगी या कॉन्क्यूबाइन हो जाएगी या दे आर जस्ट बेबी मेकिंग मशीन्स, और उनको सबसे ज़्यादा खुशी इसी से ही मिलेगी कि बिटवीन द लेग्स ऑफ हिंदू वुमेन तिमुरिड निकल रहा है। दे वुड बी, मतलब वो उससे ज़्यादा देखते ही नहीं है, आई थिंक। जी, एम आई रॉन्ग इन सेइंग? नो, यू आर वेरी ट्रू। एंड दिस ऑल बैटल्स, जितने बैटल्स ये लड़े गए, it was about the expansion of their own cult, which is a truth. And expansion of a cult only happens if you have more and more believers. और जैसा कि अकबर के मैरिजेस की बात आती है और ये बोलते हैं कि he was married to राजपूत princess and he was secular, क्योंकि उन्होंने उनको कन्वर्ट नहीं किया। So this is also very far from truth, क्योंकि जैसे जोधा का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जोधा इज़ अ वेरी, इट्स अ नेम विच वॉज गिवन लेटर, वी डोंट नो एन एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ जोधा।
हाँ, हमारे क्योंकि पास। ये शायद इमेजिनरी है ऐसे कहते हैं। नॉट एग्जैक्टली, नाम इमेजिनरी है, कैरेक्टर एग्जिस्टेड। अब ओके। वो कौन कहाँ से आई थी ज़्यादा पता नहीं है, बट irrespective of that, when she died, she was buried with the Islamic ritual. So अगर वो हिंदू होती और अकबर वुड हैव लेट, तो उनका क्रेमेशन होता, दाह संस्कार होता जैसे हिंदुओं में होता है, ऐसा नहीं हुआ। एंड इट रिपीट्स विथ एवरी अदर राजपूत princesses who were married to these people. No one of them no one of them were cremated as per the Hindu rituals. ओके। So they were, so it means that any and you take an example, even if say that Jahangir is born, तो जहांगीर तो एक टिमुरिड ही बना ना। और गोइंग बैक टू द वर्ड्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, उन्होंने बोला था कि ईच एंड एवरी कन्वर्ट जो आता है, यू आर हैविंग वन मोर एनिमी। ही वाज वेरी क्लियर एट मतलब आप पहले अपना लूज करते हो और उनका ऐड करते हो। इट, बिल्कुल। एंड द वर्ल्ड व्यू, व्हेन इट्स वेरी, इट मे लुक वेरी सिंपल, लेकिन जब तैमूर बोल रहा है और तैमूर को जब कोट कर रहे हैं उसके बायोग्राफी में बायोग्राफर, पूरे विश्व का इस्लामीकरण करना है, तो हमको शायद ये बहुत ही साधारण सा लगता है, अरे वो तो ऐसे ही बोल दिया, बट ही इज लिविंग विद दिस माइंडसेट एंड ही विल गो टू एनी एक्सटेंट टू डू इट। द मैन हु इज मैड एट मेकिंग द मीनार्स ऑफ द हेड्स एंड द स्कल्स, he can go to any extent, and so will his progenies who comes ahead. So why we are expecting that Babur and his successors would be some good guy as we see a Hindu king as? It's just a figment of imagination to, or there's nothing wrong. I would say that ये कुछ गलत नहीं है उनके point of view से, क्योंकि this is what they see, that ये उनका moral का डिक्टेट है, ये उनका मोरालिटी है, उनका धर्म है। बिल्कुल। दिस इज व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू, एंड हाउ कैन यू रियली क्वेश्चन? और अभी जैसे द लाइक्स ऑफ ऑड्रे ट्रस्के एंड मेनी अदर हिस्टोरियंस विल कम एंड से नो, औरंगजेब बट बिल्ट मोर टेम्पल्स देन ही डिस्ट्रॉयड, या इस तरह की बातें हैं, लेकिन दिस डजंट गो वेल डाउन देयर थ्रोट्स, बिकॉज उनके लिए ये सब इट्स नॉट एप्रोप्रिएट। वो ज़्यादा महान सुल्तान तभी होंगे जब उन्होंने ज़्यादा मंदिरें गिराई है, और ज़्यादा महान सुल्तान तभी होंगे जब उन्होंने ज़्यादा हिंदू महिलाओं को कन्वर्ट करके उनसे शादी की है, निकाह किया है, क्योंकि निकाह कैन नॉट हैपन टू अ नॉन मुस्लिम। एंड कमिंग मेकिंग यू बैक, ब्रिंगिंग यू बैक टू अकबर एंड जोधा केस, जोधा वोंट हैव बिकम मलिकाए हिंदुस्तान इफ शी वोंट हैव बीन अ मुस्लिम। तो जोधा नाम तो था ही नहीं, मतलब ऐसा कह रहे हैं। जोधा नाम था ही नहीं, and whoever she was certainly Muslim, even if she was converted afterwards or whatever. If she was not a Muslim, उसका निकाह अकबर से नहीं हो पाता, और निकाह अगर नहीं हो पाया, जिससे निकाह नहीं हुआ है, वो मलिकाए हिंदुस्तान नहीं हो सकती है। You can be concubine and everything, but you cannot become मलिकाए हिंदुस्तान। मलिकाए हिंदुस्तान होने के लिए निकाह होना ज़रूरी है, और निकाह होने के लिए उसका मुसलमान होना ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ आ रही है, अगर उनकी कोई रखेल होती है या कॉक्यूबाइन होती है, उसके अंदर अगर उनसे बच्चा होता है, तो वो बच्चा क्या कहलाता है? वो बैस्टर्ड कहलाता है कि उनको भी एक सामान्य हक रहता है थ्रोन पे? They give some rights. Rights are given, बट नॉट कंप्लीट। not complete. It's becomes very challenging because ये बहुत ambiguous situation हो जाता है, because it's the royalty, the royal houses, तो यहाँ पे they play a bit with the exceptions and the political benefits etc. और ये सारे केस हमको बाबर के लाइफ में भी देखने को मिलती है, when he's dealing with his cousins and all. ऐसे बहुत सारे circumstances हैं, और ऐसा कि बाबर के सक्सेसर के साथ भी हुआ। There is a lot of fight and tussle also. बहुत सारे ऐसे सेनापति हैं who are born out of the concubine, but they are striving to get power. Okay. And the person is unable to really come up with a point that I will not give you the power, because so it's a bit complex situation. It's not very clear. क्योंकि उनकी लॉयल्टी भी चाहिए उनको, Yes. और वो विद्रोह भी ना कर ले। जी। ओके, सो अगेन लेट्स गेट बैक टू दैट मुमताज़ वाला चीज़, क्योंकि Yeah. उसके बाद में मुमताज़ जब मर जाती है तो वो सैंक्शन करते हैं ताजमहल बनाओ, या अभी जैसे आपने भी कहा है कि क्लियरली पता नहीं कि ताजमहल नया से बना है, स्क्रैच से बना है, कि या तो कोई पहले स्ट्रक्चर था और उसको मॉडिफाई किया है। पर उसके बाद हमने जो उसके अराउंड स्टोरी सुनी है ज़्यादातर,
प्यार का सिंबल, और वो सारे लेबरर्स को हाथ काट दिए, ये सब चीज़ हमने सुनी है। पर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही है, वो है एक बहुत बड़ा फेमाइन होता है या फैमिन होता है वेस्टर्न इंडिया के अंदर, और वो कहीं ना कहीं ताजमहल से डायरेक्टली जुड़ा है। तो प्लीज़ बता सकते हो उसके बारे तो वेस्टर्न और डेक्कन दोनों कनेक्ट करते हो अच्छा। फेमाइन। सो डेक्कन मालवा यानी कि सेंट्रल बेल्ट, मध्य प्रदेश हो, वेस्टर्न राजस्थान और मध्य प्रदेश का टॉप बेल्ट, नॉर्दर्न बेल्ट मिलकर के मालवा बनता है, और उससे ऊपर गुजरात, सूरत। सो ये जो स्ट्रेच था फ्रॉम वेस्ट टू डाउन टू सेंट्रल पोर्शन टिल द डेक्कन, इट्स ये सफ़र किया उस फेमिन से। और ये इसमें तकरीबन 7.5 मिलियन लोग मारे गए। हैं? मतलब अगर हम क्लियरली बोले तो 75 लाख। 75 लाख लोग मारे गए उस फेमिन में। और ये फेमिन का श्रेय पूरी तरह से शाहजहाँ को दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो रीजंस हैं वहाँ पे उसके गवर्नर्स रूल कर रहे हैं। ओके। शाहजहाँ के इन गवर्नर्स ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, और उन्होंने बीजापुरी, आदिल शाही वगैरह से हाथ मिला लिया, जो कि शाहजहाँ के शत्रु हैं। ओके। शाहजहाँ ने काफ़ी कुछ सॉल्व करने की कोशिश किया। जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो थॉट टू टीच देम अ लेसन, और टू टीच द लेसन उसने अपने आर्मी को भेजा वहाँ पे। और जो उसकी आर्मी जाती है वहाँ पे जा कर के उसने सारे फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि Okay. शाहजहाँ का ये ओपिनियन था कि ऑफ दैट मालवा और गुजरात वाज द मोस्ट फर्टाइल बेल्ट, और यहाँ से उसको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आते थे। तो जब सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहे हैं तो अगर मेरे पास वो रेवेन्यू का सोर्स नहीं है तो मैं किसी और के लिए भी रहने नहीं दूंगा। अच्छा। और उसके सैनिकों ने पूरे फसलों को डिस्ट्रॉय कर दिया। घोड़े के टापों से जो मिट्टी होती है वो भी उपजाऊ नहीं रही, क्योंकि कुछ समय के लिए वो इतनी स्टेबल हो जाती है, मतलब इतनी प्लास्टिड हो जाती है कि आप उसके ऊपर कुछ ग्रो नहीं कर सकते हो। तो उस वजह से फसल तो हमारे पास है नहीं, बारिश होती नहीं है, और जब बारिश नहीं होती है, फसल ऑलरेडी डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं जो लगाए गए थे वगैरह, उसके बाद अकाल आ जाता है, क्योंकि आपके पास फसल भी नहीं है और बारिश भी नहीं है, आप और आगे ग्रो भी नहीं कर सकते हो। और उस अकाल में जो ये 1630 और 31 में ये सब घटना हो रही है, और एक 1630-31 के बाद 32 तक अकाल आ चुका है। ओके। मतलब मतलब ये उसका 2 साल का जो कारनामा था उसका परिणाम 32 में मालूम पड़ा। 32 में अच्छे दिख रहा है, 31 से 32 के बीच में, मतलब दिस इज द पैथ 30, 31, 32। और उस अकाल के वजह से, और आपको जो ये मैं बता रहा हूँ, दिस इज कमिंग फ्रॉम लाहौरी के टेक्स्ट। लाहौरी इज कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ शाहजहाँ, और उसने ये सब कुछ बिना पर्दा डाले बहुत क्लियरली शाहजहाँनामा में लिखा है। मतलब ये इनका कोई बहुत बड़ा काम कर दिया इन्होंने, ऐसे दिखा रहे हैं। यस, कि हमने रिबेल को क्रश कर दिया, हमने उनका अनाज डिस्ट्रॉय कर दिया, कॉर्नर टू कॉर्नर हमने फसल को डिस्ट्रॉय किया है, फसल बहुत जगह पे जला दिए गए वगैरह। सो उस अकाल में तकरीबन 75 लाख लोग मारे गए, और लोगों की हालत इतनी ख़राब थी कि पीटर मुंडी बताते हैं, पीटर मुंडी इज़ अगेन अ यूरोपियन ट्रैवलर जो कि आया है और वो हालत देख रहा है। वो बता रहा है कि लोगों के एक्सक्रेटा से खाना खा रहे हैं। अच्छा। दे आर ईटिंग फ्रॉम द एक्सक्रेटा ऑफ द डेड। और जो पिता है या माता पिता अपने बच्चों को एज अ स्लेव या गुलाम बेच रहे हैं, ताकि वो दूसरे के पास जाकर के जिंदा तो रहेगा। ओके। उसके साथ साथ लोग कुत्ते की मीट के लिए बकरे का मीट का सौदा कर रहे हैं, जहाँ कुत्ते का मीट इज अ हराम। ओके। राइट, बट देवर ऑफ कोर्स जब लोग मारे गए, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, वहाँ पे मुसलमान भी मारे गए हैं। हाँ। एंड ऑफ कोर्स ही इज फाइटिंग अगेंस्ट हिज ओन गवर्नर, और अच्छा। उसके शत्रु जो है वो बीजापुरी जो आदिल शाही हैं, जो कि खुद मुसलमान शासक हैं। तो वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर भी एट्रॉसिटी हुई है, और वहाँ पे दे हैव टू गेट द डॉग मीट, अपने बकरे को बेच करके कि ज़्यादा डॉग का मीट मिल जाएगा, सो दैट दे कैन सर्वाइव। सो इस एक्सटेंट तक लोग जा चुके हैं। तो वो लोग बकरा क्यों नहीं खा रहे थे? इट्स अबाउट द कॉस्ट, एंड ऑल्सो जैसे आप कुत्तों की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, तो एक बकरे में शायद ज़्यादा कुत्ते मिलते होंगे। Yes. ओके। इट वॉज मोर अबाउट दैट। सो और ये सब कुछ लाहौरी लिख रहा है, पीटर मुंडी लिख रहा है, ये किसी इंडियन का अकाउंट नहीं है, इट्स अकाउंट ऑफ
एक उनके कोट से आ रहा है और एक थर्ड पर्सन का नैरेटिव आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा था। तो ये ताजमहल से कैसे जुड़ता है? हाँ, तो इस समय 31-32 के समय ही ये ताजमहल कमीशन किया गया। ओके। जब अकाल से 75 लाख लोग मारे जा चुके हैं और उस फेमिन के रिलीफ के लिए शाहजहां ने 1 लाख रुपए दिए हैं, वहाँ पे ये इंसान तकरीबन 4 करोड़ या फिर 4.418 करोड़ सिल्वर रुपया का इस्तेमाल करके एक प्रोजेक्ट कमीशन कर रहा है जिसका नाम ताजमहल है। सो आप जस्ट कंटेक्स्ट देखो, 7.5 मिलियन लोग मारे गए, 1 लाख रुपए उसने फेमिन रिलीफ के लिए दिया है, और यहाँ पे 4.18 करोड़ सिल्वर सिक्के या सिल्वर रुपीस दे करके उसने एक स्ट्रक्चर कमीशन किया है। ओके, तो एक कंटेक्स्ट में डाले आज के हिसाब से, तो उस टाइम पे अगर ये फेमिन होता या लोग जो 7.5 मिलियन जो लोग थे, इसमें से ये कितना रुपया चाहिए होता तो इनको फेमिन नहीं आता या उन लोग बाहर से अनाज खरीद पाते? अब जैसे मैं आपको एक कंटेक्स्ट दे सकता हूँ, एक सिल्वर कॉइन की कीमत से आप तकरीबन 300 किलो चावल खरीद सकते थे। 300 किलो? जी, एक सिल्वर कॉइन से? जी। एंड इन्होंने 4.2 करोड़? 4 ऑलमोस्ट। वाओ। ओके, तो अब कंटेक्स्ट जरूर समझ में आ रहा है कि एक सिल्वर कॉइन से 300 किलो चावल, 3 किलो नहीं 300 किलो, मतलब ये तो मतलब मेरे ख्याल से पूरे एक बिल्डिंग का आई डोंट नो कितने लोग रहे, बहुत आराम से चलता है, मतलब ये फेमिन आराम से रोक सकते थे वो। जी बिल्कुल। तो 1 लाख रुपए भी कम था? 1 लाख रुपया भी बिल्कुल बहुत ही कम था। आप क्या करेंगे, फेमिन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक्सपोनेंशियल। जो लॉसेस होती हैं वो एक्सपोनेंशियल होती हैं। आप और अगर वो आप रिलीफ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो सबसे पहला जो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट आता है, हम बात करते हैं जब व्हेन वी टॉक अबाउट द मुगल्स, पहला चीज़ दिमाग में आता है उन्होंने हमको आर्किटेक्चर दिया, उन्होंने हमको तहजीब सिखाया, उन्होंने हमको सब कुछ दे दिया। अब यहाँ पे एक इंसान को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि अगर मैं फसल डिस्ट्रॉय कर दूंगा लोग क्या खाएंगे, मतलब हाउ द सिचुएशन विल यू कैन डू द वर्स्ट थिंग बाय अटैकिंग द क्रॉप्स। एब्सोल्युटली। और इन्होंने ताजमहल को, ठीक है अच्छा दिखता है, जबकि अलग बात है वो ये कहते हैं कि ताजमहल नहीं होता तो तुम क्या दिखाते दुनिया को। नहीं तो और ये भी है ना कि जो आर्टिजन्स भी जो यूज हुए थे वो भारतीय ही थे। हाँ, अब आर्टिजन्स भी आपके भारतीय हैं। मतलब उनके जो खुद के एरिया थे सेंट्रल एशिया में, वहाँ पे ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स थे जो उन्होंने बनाए थे? इसका मैं आपको उदाहरण दूंगा। इसका उदाहरण बाबर ने खुद दिया है। बाबर बताता है कि जो तैमूर का मौसोलियम है उसको बनाने के लिए भारत से आर्टिजन्स बुलाए गए थे। ओके। और जो तैमूर का मौसोलियम इसलिए इम्पोर्टेंट है कंटेक्स्ट में समझना, क्योंकि वो वहाँ का समरकंद का अभी भी सबसे बड़ा आर्किटेक्चर है। अभी भी? हाँ, और उसके साथ साथ ये जो सबसे बड़ा आर्किटेक्चर है वो ताजमहल से भी छोटा है। ओह, ओके। सो इट गिव्स यू अ बिट ऑफ कंटेक्स्ट। और Yes. उसको भी बनाने के लिए तैमूर के इस मौसोलियम के लिए भारत से हमको आर्टिजन्स बुलाने पड़े थे। सो आई थिंक इट आंसर्स क्लियरली कि कौन बनाया है। और हम आर्किटेक्चर में वैसे तो देखो, हमें इस ताजमहल को नलीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे इतने मंदिर है और उसमें जो आर्किटेक्चर है, अंदर जो पिलर्स पे जो आर्ट है, वो तो मतलब आराम से रिफ्यूट कर देता है ये चीज़ को, क्लेम को, कि हमारे पास क्या कैपेबिलिटी थी और नहीं थी। और ताज तो बिल्कुल, मैं नलीफाई करने के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। ताज बिल्कुल सुंदर स्ट्रक्चर है, और वो क्योंकि उसमें हमारा ही ब्लड गिरा है, हमारे एंसेस्टर्स का ब्लड गिरा है उसको बनाने के लिए, हमारे ही पैसे लगे हैं और सब कुछ हमारा है, आर्टिजन्स हमारे हैं। तो ये पॉइंट क्या है कि हमने आपको ताज दे दिया, मतलब आई डोंट इवन अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट। किस कंटेक्स्ट से आप बोल रहे हो? आपने ऐसा क्या दिया कि ताज दिया? एब्सोल्युटली। और ताज वैसे भी एक टूम है, मतलब किसी के मरने की मकबरा है जी। तो वो मतलब वैसे भी कोई पब्लिक को तो डेडिकेटेड है नहीं, बिल्कुल कोई, वो तो अब मॉन्यूमेंट बन गया है। जी। तो एक चीज़ आपने रिसेंटली एक कोई दूसरे पॉडकास्ट पे कहा था कि ये जो सारे तिमुरिड किंग्स है, राजा है, इन लोग में हमेशा से एक खलीफा बनने की या
इस्लामीकरण करने की या जिहादी बनने की, या जिहादी नहीं, जिहाद को पूरा करने की एक चाह थी उनमें, और इसके वजह से उनको हमेशा एक समरकंद के तरफ एक अट्रैक्शन था, उन्हें हमेशा समरकंद की तरफ जाना था। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि समरकंद क्यों जाना था, और दूसरा था कि जब ये भारत के या हिंदुस्तान के जो बादशाह है, तो इनको रोक कौन रहा था समरकंद जाने से? तो समरकंद अभी बहुत पहले संजीव सान्याल ने स्मिता के पॉडकास्ट पे एएनआई पे बोला था कि रोड्स वे ब्लॉक्ड सो दे कुडंट गो टू समरकंद। सो उसको लेकर के काफ़ी मीम्स वगैरह बना दिए लोगों ने, बट व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से कि रोड ब्लॉक्स का मतलब बहुत सारे रोड ब्लॉकेजेस थे, आगे वो जा नहीं सकते मतलब थे। मेटाफर था। मेटाफर था। और समरकंद वाज ऑलवेज अ प्लेस ऑफ फैसिनेशन इन टिमुरिड्स के लिए, और दे ऑलवेज वांटेड टू गो बैक टू समरकंद। और समरकंद का मतलब वैल्यू क्या था उन, क्योंकि पले बड़े इधर है, पैदा इधर हुए, अब तो इंडियन हो गए ना, तो फिर क्यों समरकंद? वो इंडियन कभी हुए नहीं उस तरह से, क्योंकि उन्होंने हमेशा से, अब अगर आप मान लीजिए यूएसए में रह रहे हैं, हाँ, नाउ वी अंडरस्टैंड दैट अभी हमारे पास दिस अ रूल ऑफ वीजा एंड द पासपोर्ट एक्सेट्रा, सो बाय दैट सिटीजनशिप एंड वेदर यू आर अ ऑफिशियल है, ये एस्टैब्लिश्ड है। अगर आप उस फैक्टर को कुछ समय के लिए भूल जाइए, अगर इवन इफ यू आर होल्डिंग अ पासपोर्ट ऑफ यूएसए, और आप अगर यूएसए में रह रहे हैं, लेकिन आपके मन में हमेशा से ये लॉन्गिंग है कि मुझे भारत में वापस जाना ही जाना है, या भारत को अच्छा करते तो देखना है जी, तो आप हमेशा से अपना घर भारत को ही मानेंगे। जो जब इंडिया वर्सेस यूएसए क्रिकेट मैच होगा तो आप इंडिया को ही सपोर्ट करोगे? बिल्कुल, एंड दैट स्पीक्स ऑफ व्हाट योर मदरलैंड इज। ओके, सो मदरलैंड वाज नेवर चेंज, चाहे वो इंडिया में पैदा हुआ है। बिल्कुल। और इसी वजह से जब बाबर ने सबसे पहली बार भारत पे अटैक किया, और जब इब्राहिम लोदी को हराता है, he sent a lot of riches to समरकंद। ओके, और उसके बाद हुमायूं also tried to get support from the people from that side, जब उसके circumstances अच्छे नहीं हैं शेरशाह सूरी के साथ। अकबर was very much unhappy जब बल्क में, यानी कि सेंट्रल एशियन रीजन है समरकंद एंड इन एंड अराउंड, that is not getting enough what it was supposed to get because of the rulership and all. So ये सब further expressed है अकबरनामा में, that how Akbar is feeling pained for the people in that region. तो वो उधर कुछ मतलब ऐसा एड भेजते थे? अकबर एग्जैक्टली वहाँ पे नहीं भेजता था। अकबर ने शुरुआत किया था मक्का में एड भेजने को लेकर के। और बिकॉज एड भेजने के लिए भी आपको सर्टेन प्रोसेसेस लगते थे, आपको यू हैव टू सरपास सो मेनी किंग्स एंड सो ऑन एंड ऑन। ओके, और मतलब मक्का तो इनका पायस जगह है, तो भी उधर भेजने के लिए किंग्स के थ्रू, मतलब वो ओपन कॉरिडोर नहीं देते थे? नॉट दैट मच ओपन कॉरिडोर। और इसलिए अकबर ने जब पहली बार भेजना शुरू किया तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए, और वो जो हज था वो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड था, यानी कि अकबर का स्पॉन्सर्ड था। और और बाय द रूल ऑफ द इस्लाम जो आपका हज है, इफ इट इज सपोर्टेड बाय समबडी, इट्स हराम। अच्छा, ओके, इट्स नॉट, यू हैव नॉट डन द जस्टिस टू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। तो अभी भी जो रिसेंटली बंद किया है हज सब्सिडी, तो उसके पहले तक तो हराम ही हो रहा था। दैट्स हराम, एब्सोल्युटली हराम। आपको अपने पैसे से, अपनी अर्निंग से करना है हज। तो बीजेपी ने तो काफी प्रो मुस्लिम मूव किया, ये तो आपको आपकी हराम चीज को हटा दी रही। बिल्कुल बिल्कुल, हराम इज इरेज्ड। सो यहाँ पे भी जब ये जत्था जाता था मक्का, 7 लाख 6 लाख ऐसे ऐसे करके सब भेजे जा रहे थे। और अकबर का इंटेंशन था खलीफा बनना, और दूसरे साथ साथ उसका ये भी इंटेंशन था कि कुछ तो मैं भला करूं वहाँ के मुसलमानों का। इसलिए वो सेपरेट बंचों में से 1 लाख रुपए जाते थे वहाँ के शरीफ को एज अ ब्राइब, मक्का के शरीफ को, और 6 लाख वहाँ पे ज़कात में लोगों को बांटने के लिए जाते थे। और जब भी वहाँ से भारत से या हिंदुस्तान से पैसे आते थे, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में ये बात फैल जाती थी, और उस वक्त वो मक्का आते थे सिर्फ भारत से खजाना उठाने के लिए, कुछ हमारे हिस्से में आ जाए। और तब भारत स्टिल मतलब बहुत ही अमीर था पूरी दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल, स्टिल इंडिया वाज रिच। सो इन्होंने हमको रिच विच नहीं बनाया, ये बहुत ही गलत इल्यूजन है लोगों के मन में, दैट दे केम एंड मेड अस रिचर।
India was already rich, हम्म, and to plunder such a rich land, it took a lot of period. लेकिन वेल्थ भारत से बाहर जा रहा था. और कमिंग बैक टू समरकंद, बिफोर दैट अकबर हैड दिस थिंग दैट बल्क में चीजें सही से चलनी चाहिए. समरकंद एंड अराउंड का रीजन, दिस शुड बी इन ऑर्डर, द पीपल शुड बी हैप्पी. एंड ही, इट इज रिटन बाय अबुल फजल इन अकबरनामा ओके, एज वेल. उसके बाद शाहजहां का बहुत ही फेमस कैंपेन है, कैंपेन ऑफ बल्क. ओके, वहां पे उसने पूरा अटेम्प्ट किया था टू गेट इन देयर, ओके. which got failed. उससे कौन उनको फेल किया ये? वहाँ के राजाओं ने, मतलब it was not a very, क्योंकि it's a geopolitical system. ऐसा है कि if शाहजहां goes and does a campaign as a bulk, उसके relationship goes sour with other kings of the region. Okay. So it's all very interconnected. So that's तो the इतनी reason. बड़ी आर्मी के बाद में भी वो, मुझे नहीं लगता ना कि उतनी बड़ी आर्मी होगी तो भी वो जीत नहीं पा रहे थे. आर्मी इनकी इतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि इनका स्केल वगैरह कुछ उतना बड़ा नहीं था जितना आपको वो ग्रीन मैप में दिखाया जाता है अक्सर. आप सोशल मीडिया पे देखते होगे, लुक एट मुगल एम्पायर, दिस इज, इट स्टार्टेड फ्रॉम द नॉर्थ डाउन टू द साउथ एंड कहाँ कहाँ. इट्स अ वेरी फॉल्स. क्योंकि ऐसा लगता है 200-250 साल 300 साल इन्होंने जो राज किया है उस टाइम पे पूरा इन्होंने, नहीं, ये बिल्कुल सत्य से परे है, बिल्कुल ही सत्य से परे है. क्योंकि अकबर, बाबर के पास तकरीबन भारत का 10% हिस्सा था. ओके, वो तो पहला शासक है तो मान लेते हैं. अकबर के पास भी उतना कुछ था नहीं. अपने बाद के फेज में थोड़ा उसका एक्सपेंशन हुआ. वहाँ पे भी उसके पास तकरीबन 0.75 मिलियन स्क्वायर माइल लैंड था भारत का. चंद्रगुप्त मौर्य के पास 4.44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था. मतलब कम से कम Million 6.5 गुना, या 6.5 गुना या 6 गुना पकड़ लीजिए, 6 गुना ज्यादा बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के पास था. बिल्कुल. ओके, 4.44. जो मराठास का था वो था 0.9. अच्छा, मतलब इनसे भी बड़ा. यस, ओके, 0.9 जो इन्होंने जब एक्सपैंड किया. ओके. और हमें तो बताया जाता है मराठा तो मतलब रीजनल थे, या थोड़ा सा एक ऊपर जाता था तो वापस हार जाते थे. और इनफैक्ट देयर वाज अ सर्टेन पीरियड वेयर दे एक्सपैंडेड सो मच, और उन्होंने ये कंसोलिडेशन लंबे समय के लिए रखा कंपेयर टू दैट ग्रीन मैप जो औरंगजेब का आपको दिखाया जाता है. औरंगजेब उतने बड़े स्पैन पे तकरीबन 8 से 10 साल तक शासन कर सका. इट वाज नॉट अ बिग पैच. और जब ये औरंगजेब का शासन हो रहा था उस वक्त भी उसके बहुत सारे ऐसे गवर्नर्स थे जो डायरेक्टली वो रूल नहीं कर रहा था. देयर वर मेनी, वो बोलते हैं ना कि वसाल्स थे. हाँ, दे वर नॉट एग्जैक्टली औरंगजेब. तो उसको भी औरंगजेब का बताते थे. औरंगजेब को बताते हैं. और उसका पूरे जिंदगी का एक सबसे बड़ा फेटिश था टू कैप्चर डेक्कन. अच्छा, तो वो कभी डेक्कन भी नहीं आए, तो फिर वो तो साउथ में भी आए. डेक्कन आ करके वो रह इसलिए रहा था, आप इमेजिन करो, ही हैज टू कम हियर एंड लिव. ओके, because he wants to win it and he wants to get the territories. And ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि he has got this in back of mind that once upon a time छत्रपति शिवाजी महाराज had breached his Agra jail of captivity. Yes, that was a very Herculean thing to do. And he always wanted to defeat the Marathas. Marathas मतलब आपको डेक्कन को जीतना पड़ेगा. एक्चुअली में यही है ना, मराठास ने तो मुगल साम्राज्य या तिमुरिड साम्राज्य को खत्म किया. बिल्कुल. क्योंकि हमें तो ऐसा बताया गया है कि जब ब्रिटिश आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज होता है, तब ये हुआ. मतलब एक, आई डोंट नो कि ये इतना, इट्स नॉट रिटन इन द स्टोन, पर एक नरेटिव ऐसा ही फील होता है कि अच्छा मुगल के बाद तो ब्रिटिश आए, तो हम लोग को इम्प्लिसिटली लगता है कि ये लोग नहीं हराया उनको. बैटल ऑफ दिल्ली जो हुआ था उसमें सिंधिया लॉस्ट इट टू द ब्रिटिश एंड 1803-4 के आसपास. एंड वहाँ पे इट वाज द मराठास हु विन द पावर. मुगल्स आर कंप्लीटली गॉन. मुगल्स या टिमुरिड्स एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे. एंड द पावर वाज टेकन बाय ब्रिटिश फ्रॉम द मराठास, नॉट फ्रॉम द मुगल्स. तो ये तिमुरिड लोग किधर तक थे, ये जो मराठा थे? टिमुरिड का ये बहुत ही सिकुड़ सा गया है. इट इज इन पार्ट्स एंड बिट्स ऑफ दिल्ली के इन एंड अराउंड. दिल्ली, दैट मीन दिल्ली सिटी? नॉट दिल्ली सिटी. इट्स अ बिट ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली टुवर्ड्स यूपी एक्सेट्रा टू सम एक्सटेंट. थोड़ा सा उनका बंगाल में एग्जिस्ट कर रहा है, बट एंड इट्स एंड बिट्स एंड पीसेस.
they are not very consolidated empire as such. They are now ruling through the nawabs. So the concept of nawabs comes into the picture. तो ये जो निज़ाम थे नीचे, जी, और आई थिंक एक और कोई एक इस्लाम वाला राज्य चल रहा था ना, आदिल शाहीज. आदिल शाहीज, तो ये इन लोग के वसाल्स थे? No, they were not vassals. So they were not entirely pro to the Mughals and Timurids. Nizams were the vassals. अच्छा, Nizams were like that. And Nizams का जो creation भी हुआ है, it is through the Mughal system. तो फिर एक तरीके से डेक्कन में तो एंट्री हो ही गई कहीं ना कहीं. Entry हुई है, but Deccan is way beyond Hyderabad. हाँ, Like the Deccan is all of your Maharashtra. यस. So Deccan is all what you see in Karnataka. Deccan is what you see even in आंध्र, तेलंगाना. पूरी तरह से. So it is much of a larger patch. और Deccan में they could never concretize their feet because their Marathas were giving them very tough times. तो इन्होंने विजयनगर एम्पायर और ये सब एरियाज में भी कभी कभी उनका मैप दिखता है कि उधर तक भी आ चुके थे. तो ये क्या था? Not true. ओके. Because they were never into the Deccan at all. और मोस्टली जो कुछ पार्ट हमको मैप में दिखाए जाते हैं, दे आर द गवर्नर्स और दे आर द वसाल्स. मेनी ऑफ देम दे आर जस्ट लाइक अ सपोर्ट सिस्टम टू. तो मतलब इधर इस्लामाइजेशन नहीं हो रहा था? इस्लामाइजेशन था बट बाय अदर पीपल. ओके. लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड करके रखा था मराठास ने टू अ लार्जर एक्सटेंट. अच्छा. और मराठास के पीरियड में दे वाज होल दिस प्रोसेस ऑफ, वी नेवर हैड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ घर वापसी या वो जो हो गया सो हो गया. सो कई बार बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि छत्रपति शिवाजी के आर्मी में भी कुछ लोग ये थे, मुस्लिम थे. हाँ. सो उसमें से एक मुसलमान की कहानी ऐसी है दैट ही इज बॉर्न टू समबडी, टू अ मुस्लिम मदर और समथिंग, एंड उसका रिकन्वर्शन हो नहीं सकता है बिकॉज देयर इज नो सच प्रोसेस. दैट्स व्हाई ही कंटिन्यूज टू बी व्हाट ही इज. पर अंदर से हिंदू है, ऐसा मानते हैं. मतलब ऐसा लोगों का नैरेटिव है. वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. ओके. राइट. क्योंकि अगर आपके सारे जो भी आपने चीज़ें कही उसके हिसाब से जाए तो एक मराठा राजा अपने अंदर मुस्लिम सेनापति भी रखे या सैनिक रखे, वो तो उसके लिए बहुत बड़ा डेंजर है, क्योंकि ये उनकी लॉयल्टीज तो किधर और ही है और बहुत क्लियर है और सबको पता होगा तभी. और इनफैक्ट ऐसे स्टोरीज भी हैं. छत्रपति शिवाजी हैड टू फेस अ फ्यू बैक स्टैब्स टू. अच्छा. ऐसे भी इंस्टेंसेस हैं जिसको तोड़ मोड़ कर दूसरे वे से दिखाया जाता है. लेकिन कमिंग बैक टू दिस द फैसिनेशन विद द समरकंद, तो दे ऑलवेज हैड दिस फैसिनेशन. दे वांटेड टू गो बैक टू समरकंद, और क्योंकि वो तैमूर का गढ़ था. तैमूर was from Samarkand, or it was a land of great grandfather to them. Or they've thought that not Bharat but Samarkand is their legitimate land where they want to rule. और इसलिए बाबर भी कितनी बार समरकंद को जीतना चाहता है. वो एक बार जीतते भी है, राइट? Yes, he wins Samarkand, and I would say that मेरे हिसाब से वो विक्ट्री बाबर की एक सबसे बड़ी विक्ट्री थी. अच्छा. It is one because he is very young. Very strategically he has been able to do something जो बाद में वो कभी नहीं कर पाता है. क्योंकि वो 12 की उम्र में ही उनको शायद अपने पिताजी की मौत हो गई थी और उनको फिर उनके गद्दी पे बैठना पड़ा. बिल्कुल. तो ये फिर कितने टाइम बाद उन्हें समरकंद जीता है? समरकंद happens after 6 to 7 years. तो मतलब 18-19 साल की उम्र में उन्होंने समरकंद जीत लिया. जी. तो फिर क्या हो गया? देन जब वो समरकंद जीतता है तो समरकंद जीतने के बाद he moves towards he gets a news that Andijan is under threat, जो उसका होम टाउन है या फिर जहाँ पे पैदा हुआ और जो उसका कैपिटल सिटी है. and when Andijan is under threat, he decides to come back. when he decides to come back, जब वो बीच रास्ते में पता चलता है समरकंद is also taken. अच्छा. and Andijan is also taken. तो समरकंद में किसी को रख के नहीं गए, नवाब को? There was a beg, but he was defeated by शाइबानी खान. ये शाइबानी खान उनके ऊपर हमेशा एक बादल की तरह मंडरा था. बिल्कुल. ये एक टॉम एंड जेरी का खेल है. जैसे where the Tom goes, Jerry will follow, where Jerry goes, the Tom will follow. ये चलता रहता था. And in that case,
बाबर वॉज ऑलवेज स्केर्ड ऑफ शाहबानी टू। आपको ये पढ़ करके भी महसूस होगा कि बाबर हैज सम काइंड ऑफ फियर फॉर शाहबानी खान। पर शहबानी खान ऐसे तो कोई राजा तो थे नहीं, नहीं, तो ये इतनी पावर कैसे अमास हो गई उनके पास? ही वॉज अ वॉरलॉर्ड ऑफ द उज़्बेक्स, एंड उज़्बेक्स जो बहुत ही पावरफुल वॉरियर्स हुआ करते थे। सो उसको आपने आउज़बेक्स लिखा है, उज़्बेक्स, AUZB, तो ये उसमें भी BG जो आपने लिखा है, बेग वहीं से आता है। बेग वहां से आता है, और आज हम उज़्बेकिस्तान बोलते हैं के। यस, तो ये जो बेग्स है, ये आउज़बेक्स, इनका क्या है? ये मिर्जा, बेग्स? मिर्जा एक्चुअली फैमिली नेम है। Okay. और जो बेग्स हैं, बेग सर्टेनली इज अ टाइटल, जैसे खान भी एक टाइटल है, उसे बेग भी टाइटल होता है। एक अच्छे वॉरियर को बेग का टाइटल दिया जाता था। और उसका कोई लीनिएज मैटर करता था? लीनिएज उतना कि- उस तरह मैटर नहीं करता था। लीनिएज बहुत क्रूशियल हो जाता था इस समय कि कौन बैटल के फॉर्मेशन में कहाँ खड़ा होगा। अच्छा, यस, दे वर टू मच बर्थ सेंट्रिक पीपल। और एंड आई वाज टेकन अबैक, और इसलिए मैंने इसके बारे में नोट्स भी ऐड किए हैं जब ये मुझ में सामने आया। इट लुक फैसिनेटिंग टू मी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 13, 14 एंड 15 सेंचुरी। यहाँ पे बैटल के फॉर्मेशन में भी एक इंसान वहीं खड़ा होगा जहाँ उसके फादर खड़े होते थे, एंड वहाँ दे वर सो मच रिजिड इन टर्म्स ऑफ द बर्थ बेस्ड सिस्टम है। ओ वाओ, ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। मेरे लिए भी शॉकिंग था। ओके, तो ये प्रोपागेंडा कहाँ से फैला है कि हिंदूज में कास्ट सिस्टम्स होता है, इन लोग में होता ही नहीं है? बिकॉज ये शब्द को लेकर के बड़े फिनिकी हो जाते हैं, और इस पे मैंने कुशल के साथ एक पॉडकास्ट भी किया था, इज कास्ट यूनिक टू हिंदुइज्म। सो वहाँ पे हम लोगों ने बुद्धिज्म की बात की वहाँ पे, क्योंकि हमारे ऑब्जर्वेशन में कास्ट सिस्टम गॉट कॉन्क्रिटाइज इन द बुद्धिस्ट पीरियड। अच्छा, इट्स एंटीथेसिस ऑफ व्हाट वी जनरली हियर। you have blown me, you have blown my mind twice in last 2-3 lines you have spoken. पहले आपने बोल दिया कि इन लोग के बर्थ बेस्ड होते थे, आर्मी में भी वहाँ ही खड़े होंगे जी, और दूसरा आप कह रहे हैं कि ज़्यादा कॉन्क्रिटाइज हुआ है बुद्ध के टाइम पे। जी, ओके, मतलब दिस इज सो एब्सोल्युटली अपोजिट टू व्हाट वी हैव बीन लिसनिंग, जी, क्योंकि अंबेडकर जी बुद्ध के अंदर इसलिए गए क्योंकि हिंदूज में बहुत ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया गया है, दलितों को, और ये आप कह रहे हैं कि बुद्ध लोग ने ही ये ज़्यादा। यस। और बिकॉज दो इट्स ऑफ द टॉपिक एंड डिटूड, बट आई विल जस्ट गिव अ बिट ऑफ इंसाइट। जैसे एक टेक्स्ट है जिसमें इट्स ओनली अबाउट द प्योरिटी ऑफ द ब्लड, इट्स अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, और वहाँ पे बुद्धा इज सेइंग दैट ब्राह्मण्स आर नॉट द राइट पीपल क्योंकि दे हैव बीन डूइंग इंटरकास्ट मैरिजेस, अच्छा, and the Kshatriyas are the better people because they don't do intercaste marriage. ओके, So the Kshatriya blood is pure, Brahmin blood is not pure. ओके, Now अब जो बुद्धा के जितने भी टेक्स्ट हैं उनके मृत्यु के बाद लोगों ने लिखी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बुद्धा का ही शब्द होगा, वी डोंट नो, लेकिन ये दिस बिकम्स लाइक अ सेंट्रल टेक्स्ट टू। क्योंकि बुद्ध खुद क्षत्रिय थे, राइट? Yeah, so it makes a very contrarian view to what you have told, right? क्योंकि हमें तो ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की और ये सब बताया जाता है जी, कि वो तो प्रताड़ित करते हैं दूसरों जी। सो अब यहाँ पे एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट ही है जो आपको ये बता रहा है कि ब्राह्मण्स आर डूइंग इंटरकास्ट मैरिजेस। हाँ जी, अब इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, बट इट्स अबाउट सेटिंग द थिंग्स इन द कंटेक्स्ट एंड क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। सो आपको इन टेक्स्ट को पढ़ करके ये लगेगा कि हालांकि बुद्ध इज सेइंग दैट सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए वगैरह, बट ही इज टॉकिंग अबाउट द कास्ट, ही इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्क्रिटाइजेशन, ही इज टॉकिंग अबाउट द प्योरिटी ऑफ द ब्लड, राइट? Which is, and it also gives your view that कुछ रिफॉर्म एक अलग डायरेक्शन में थे। वो रिफॉर्म ऐसे थे कि अगर इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है सो वी हैव टू गो बियॉन्ड इट, जैसे मतलब वी हैव टू स्टॉप इंटरकास्ट मैरिज बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट द प्योरिटी ऑफ द ब्लड। अच्छा, तो रोको, या मतलब इट कैन गिव यू सर्टेन दोज काइंड ऑफ व्यूज टू, बट इसके कॉन्ट्रडिक्शन में व्यूज हैं। सो दैट्स व्हाई रिलीजियस टेक्स्ट कैन नॉट बी टेकन at times on the par of that this is how the truth was, because multiple people wrote the thing, उनके मन में जो आया बुद्धा को देखने के लिए उन्होंने उसके हिसाब से चीज़ों को लिख दिया। क्योंकि पर्सनल बायस हो सकती है, बिल्कुल, बट आई एम जस्ट सेइंग दिस क्योंकि अगर आप एक हिंदू टेक्स्ट को उठा करके उसको एक कास्टिस्ट टेक्स्ट बता देते हो
तो यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी है जो उस तरह की बातें कर रहा है. You have such text from Christianity, which is too bizarre. Like it talks about absolute racism to differentiate between white and black. It does. अच्छा, बट आप वाइट एंड ब्लैक की बात कर रहे हो, उनमें सेक्टेरियनिज्म है, तो उसमें तो कितने आज भी वैलिड है ना कि प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथलिक्स में इतना खून खराबा एक टाइम पे तो बहुत होता था. लाइक बिल्कुल रीसेंट हिस्ट्री है. आयरलैंड में तो लिटरली आज भी दीवारें हैं. आज शायद नहीं होता वैसा, बट एक टाइम था जहाँ पे अगर एक कम्युनिटी का बंदा दूसरे कम्युनिटी में चले जाए दूसरे वॉल पार करके, तो वो मर ही जाएगा, उसको मार ही डाला दिया जाएगा. राइट, एब्सोल्युटली. एंड ये बिल्कुल ट्रू है. और उससे भी पहले व्हेन वी गो टू द रूट ऑफ एवरीथिंग, जो रेसिज्म की शुरुआत है, डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट, इट कम्स फ्रॉम द आइडिया दैट spirit doesn't exist in the black, so that's why you have to harvest the soul. And that is why the blacks or the people of Africa were enslaved, because they are as equal as animals. ओके, बट ये तो मेरे को लगता है जस्टिफाई करने के लिए किया होगा ना. But it comes from the text. मतलब फ्रॉम द बाइबल यू से? Yeah, ओह रियली? yeah. मतलब ये आगे के टेस्टामेंट्स नहीं है? नहीं. हाँ. So the whole point is that the something is not very alien, unique to Hinduism, or of course it's not as bizarre as that those texts are. But इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम ये बोलते फिरेंगे कि आज विश्व में रेसिज्म एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि क्रिश्चियनिटी एग्जिस्टेड. लाइक हाउ पीपल इनफैक्ट ये बोलते हैं इनइक्वलिटी के लिए हिंदुइज्म को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं. But like how you cannot hold Bible responsible or Christianity responsible for racism, which won't be a right thing to do, it will be even not a right thing to say that Hinduism में सारे problem है. मैं इस बात को deny नहीं कर सकता कि everything was just hunky dory, everything was perfect. Every society has its flaws. So I'm not a denier of something that कुछ हुआ ही नहीं होगा. But it was not as bad as how other parts of the world were. And certainly इसका भी जस्टिफिकेशन इससे आता है क्योंकि जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे अलेक्जेंडर के पीरियड के इन एंड अराउंड, उन्होंने जब भारत में आए तो वो बोले कि भारत एक अजीब सा देश है जहाँ पे स्लेवरी एग्जिस्ट ही नहीं करता है. हाँ. So they are finding a lot of peculiar but good things in India. So and then we आई थिंक ये सेम टिमुरुज के साथ हुआ था जब वो भारत आए थे, राइट? कि यहाँ पे रत्न तो मतलब ऐसे ही रास्ते पे मिल रहे हैं. Yeah. It's a narrative of at the time of Shahrukh, who is the son of Taimur, और उसने अपने एम्बेसडर को भेजा है जिसका नाम है अब्दुल रज़ाक, और जब विजयनगर आता है तो वहाँ की समृद्धि को देख करके पागल हो जाता है. बिकॉज अब तक वो ये समझते थे कि जो हमारा इलाका है वो सबसे समृद्ध है पूरे विश्व में. अच्छा, उनको ऐसा एक भ्रम था अपने. सो जब वो यहाँ पे आए बोलते हैं कि जो वहाँ का बाजार है सबसे बड़ा बाजार, उससे ही बड़ा तो राजा का महल है. अच्छा. सो एंड दीज ऑल आर रिटन बाय अब्दुल रज़ाक. जब वो रिपोर्ट बैक करता है शाहरुख को, सो यस. ओके, बिकॉज आपने अभी कुछ एक चीज कही, वो थी तैमूर का बेटा शाहरुख. यस. हम बॉलीवुड में करीना को और सैफ को गाली देते हैं कि आपने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है, तो हम शाहरुख खान, जो मेरे ख्याल से दो अलग अलग जगह से आ रहा है, उसको तो हम कुछ नहीं कहते. That's right. That's so true. And because Khan is a very regional surname, and Khan has nothing to do with Islam, so that's why at times it looks like a very. जबकि सबसे फेमस आज जो सरनेम है, जो मुस्लिम सरनेम है, वो खान है. हाँ, and that's why I see the problem, because it's not a Muslim surname to start with. This is a Mongolian surname. Absolutely. It's a regional surname, so it's fine that you got converted, your ancestor got converted. That's okay, but that puts me in a thinking state that how Khan, because Khan is a regional surname, and the Khan were persecutors of Muslim too, though they were saved. But probably Khan was more a royal surname then. But Muslims didn't take it. Even जब आप इनकी बात कर रहे हैं, बाबर and his people, वहाँ पे खान सरनेम नहीं पाएंगे. Okay. You'll find Mirza, Beg. You can differentiate that कौन उधर से आ रहा है, कौन इधर से आ रहा है. So they never took this surname. No. तो ये एक वापस क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब मंगोल्स इतने सक्सेसफुल थे और एक्चुअली अच्छा रूल करे थे, तो आई नो कि थोड़े नोमैडिक थे अपने लाइफस्टाइल में, बट उसमें से फिर एक राजा ने डिफेक्ट किया, राइट? कि वो मुस्लिम कन्वर्ट हुए, फिर उनकी लीनिएजेस मुस्लिम हो गई. आई एम अज्यूमिंग दैट. तो वो क्यों हुआ ही क्यों? वो मुस्लिम की तरफ अट्रैक्ट
हुए क्यों जब वो खुद समृद्ध है? नहीं, वो क्या हुआ कि एक वो दौर था जब हेलगू खान पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को ख़त्म करने पे चल रहा था। हेलगू खान इज़ अ ग्रैंडसन ऑफ चंगेज़, ओके। और उस समय इस्लामिक वर्ल्ड ऑलमोस्ट वाइप आउट हो जाएगी ऐसा लग रहा है, बिकॉज ही डिस्ट्रॉयड बगदाद। बगदाद का सैक हो चुका है, और तभी बगदाद सीट ऑफ पावर थी। हाँ, सीट ऑफ पावर थी, एंड दैट डिस्ट्रॉयड, एंड द खलीफ हैज इज नो मोर, एंड ही इज गोइंग टुवर्ड मेसोपोटामिया, इजिप्ट की तरफ जा रहा है, और लिटरली सिचुएशन ऐसा है कि इस्लामिक वर्ल्ड खत्म हो जाएगी। और तब बरके खान, जो उसका कजन है, ग्रैंडसन ऑफ चंगेज, ओके। he has got converted to Islam through a Sufi. पर ये उनको क्यों ऐसी चुल मची कि You can get into illusion and delusion, right? उसको ऐसा लगा कि perhaps we don't know what उनका exactly वो अशोका मूवमेंट हुआ, वो फॉल्स अशोका मूवमेंट की कलिंग में उन्होंने खून देखा। बट अशोक वाली भी कहानी तो थोड़ी फैब्रिकेटेड हाँ, है। वो तो फैब्रिक, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि जो Yes. हमें पता है कि इन्होंने देखा रहे ये तो बेचारे मासूमों को मार रहे हैं इस्लाम के नाम पे। No, he had converted to Islam before that. Just अच्छा, ये तो suppose सेम अशोका जैसी कहानी है। हाँ, तो वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है, एंड देन व्हेन ही कम्स होम, हाँ। he sees that Helgu Khan is slaughtering the Muslims left and right, and he says to his brother and father that this needs to be stopped, क्योंकि ये prophet का religion final religion है, and this is the biggest religion. How can we do this to? And that's when the battle happens between Helgu Khan and Barke Khan. And this is मेरे the को ये वापस समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्यों ऐसा फैसिनेशन हो गया, ये I don't know. प्रॉफिट की तरफ क्यों खिंचाव हो गया I जब don't वो know, because जब उनको ये बात भी बताई, जब उन्होंने अपने भाई मोरके को बोला कि we need to stop Helgu, तो मोरके said that we never fight battles in the line of religion. हाँ जी। Mongols are very clear in this. We kill, but we not in the name of religion. तो वो भी तो एक डिफेंस हो गया ना कि तो रिलीजन के नाम पे ही किल कर रहे हैं ना, हाँ, बस उल्टे। exactly. अब वो यहाँ पे वो एक्चुअली रिलीजन के नाम पे किल नहीं कर रहा है, they are the enemies eventually. ओके। And so he is killing them, and they happen to be Muslims, so they will be wiped out, and that's where the Islamic reign will come into end. वो ऐसे होने वाला है। ये कौन सा टाइम पीरियड था? ये है 1262-63 वगैरह की। ओह वाओ। Yeah, मतलब आई थिंक 600-700 में इस्लाम फाउंड हुआ, yeah. एंड फिर आई थिंक थोड़ा सा फैल रहा होगा, और उसी में ही बीच रास्ते में ही इनके ऊपर एक बिल्कुल। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया। बिल्कुल। और ये जो बरके और हेलगू के बीच में युद्ध होती है, अनफॉर्चुनेटली हेलगू खान loses the battle. Unfortunately, fortunately, कुछ whatever people may like to say, he loses the battle. अगर ये युद्ध हेलगू खान नहीं हारा होता तो ये जो विश्व का जियो पॉलिटिक्स है बिल्कुल अलग होता, क्योंकि न उसके बाद ऑटोमन एम्पायर एग्जिस्ट करता, न ही आगे जाकर के कोई भी इस्लामिक रेन आगे आ पाती। और वो कन्वर्जन के बाद द पीपल बिगेन टू बिकम फैनेटिक, एंड देयर वाज अ रिफ्ट इन द मंगोल एम्पायर आल्सो बिगैन टू ब्रेक अप। जब आप यूनिस खान के बारे में पढ़ रहे होंगे, जो ग्रैंडफादर हैं बाबर के फ्रॉम द मदर साइड, नाना, सो ही इज लिविंग नॉट अ वेरी लग्जरियस लाइफ, मतलब नोमैडिक टू सम एक्सटेंट, राइट? ही इज पावरफुल, बट इट इज नॉट ऑफ दैट लग्जरी व्हाट चंगेज एंड ऑल लिव्ड। पर देवर इस्लामिक। तो ये बहुत ब्रिलियंट आपने लास्ट में क्लिफ हैंगर छोड़ा है, एंड आई थिंक हमें यहाँ ही एंड करना चाहिए, थोड़ा सा क्लिफ हैंगर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में ना वो मार्वल की एक सीरीज़ है व्हाट इफ। तो मेरा अभी एक बहुत मन कर रहा है कि नेक्स्ट टाइम मैं जब आपके वापस मिलूँ तो मैं एक व्हाट इफ सीरीज स्टार्ट करूँ आपके साथ, जहाँ पे हम ये करें कि अगर हेलगू खान जीत जाता तो क्या होता। क्योंकि अभी हमने बस एक अब्रप्टली एंड कर दिया है कि वो इस्लामिक हो चुके थे यूनिस खान, एंड आई नो यू हैड मोर टू से, बट थोड़ी टाइम की कमी है, इसलिए सॉरी, मैं इनको नहीं बीच में काट रहा हूँ, हमें थोड़ा सा आगे निकलना है किधर। पर ये ज़रूर हम छेड़ेंगे वापस कि व्हाट द वर्ल्ड वुड हैव बीन। बहुत सारी व्हाट इफ्स हो सकती है, आई डोंट नो कितना लोग पसंद करेंगे इसको, बट एक अच्छी चीज़ है जानने के लिए। बिल्कुल, we can do it. Yes, नेक्स्ट टाइम होपफुली अगर आप मुंबई में या मैं बैंगलोर में हूँ तो मैं डेफिनेटली हम लोग शूट करेंगे। सो उसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर कमिंग आभास जी, एंड ऑल द बेस्ट विथ योर बुक। थैंक यू सो मच। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि एक्चुअल वे में अब हम मुगल, तिमुरिड, इनकी हिस्ट्री समझेंगे, जो अभी तक हम सिर्फ
मे बी 4-5 चैप्टर्स में हिस्ट्री में पढ़ लेते थे और उनको ग्लोरीफाई किया गया, क्योंकि अभी आपने शाहजहाँ की जो कहानी बताई, मुझे तो लगता था कि शाहजहाँ बहुत ही लव वाला पर्सन था, आर्ट और लव एंड एजुकेशन में बहुत उसकी इंटरेस्ट थी, और वो पीसफुल आदमी था, ताजमहल बनाया, मर गया, ख़त्म बात। मुझे बस ये नरेटिव पता था, बट ये जब आपने बताई कि उनके तो कैलिफ के भी एक ड्रीम्स थे और उन्होंने ताजमहल के साथ क्या किया, तो बस उसी के साथ यहीं एंड करते हैं। देयर सो मच मोर टू अनर्थ। Surely. Thank you so much. And it was my pleasure to be on your show. Thank you. थैंक यू सो मच। नमस्ते। Namaste.